हम लोग इसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कंटिन्यू किए हुए हैं। इस समय हम लोग कहाँ पार्ट 5 में हैं, यानी संघ में हैं। पार्ट 5 हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 52 से 78 तक की बात करेंगे आपसे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को भी देख लेंगे, महान्यायवादी को देख लेंगे। ये सारी बातें हम लोग करनी है। इस समय हम लोग राष्ट्रपति को देख रहे हैं। और राष्ट्रपति में क्या, राष्ट्रपति की आर्टिकल 52 की बात किया जाए, 53 की बात की, 54 की बात किया जाए। और आर्टिकल 54 जो राष्ट्रपति की योग्यता होती है वो भी लगभग हम लोग जान चुके हैं। आज जानना है कि उसके निर्वाचन की रीति क्या है। हम राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के क्या तरीके हैं, इस बात को आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो करवाने की जिम्मेदारी किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, वही करवाता है। बस हमें ये जानना इसमें है कि जब निर्वाचक मंडल को हमने जान लिया, निर्वाचन मंडल कहाँ था, अनुच्छेद 54 में था। 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में भाग लेंगे कौन लोग, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा दिल्ली पुडुचेरी के जो विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य। और दूसरी बात है कि 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को लाया गया है, इसके पहले नहीं था। यहाँ निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अब इसमें नॉमिनेटेड मेंबर की अगर मैं बात करूँ तो न राज्य विधानसभाओं में ना मनोनीत होते हैं सदस्य और ना ही लोकसभा में होते हैं। मनोनीत कहाँ होते हैं, इसमें सिर्फ राज्यसभा में होते हैं। तो अब तो कोई समस्या ऐसी है नहीं, ये भी इसकी परिभाषा बदलनी चाहिए कि आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और अन्य जो सदन हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्य विधानसभा, उसके सभी सदस्य, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ऐसा मत सोचो नहीं कह सकते हैं। तो वो निर्वाचन करेंगे तो कैसे मतदान करेंगे, क्या उन मतों का, जैसे सिक्किम का कोई एक विधायक है, सांसद है, छोटा सा राज्य, यूपी कोई सांसद विधायक है, कोई छोटा सा राज्य, क्या इनके मत का मूल्य समान होगा, क्या इनके मतों में समानता होगी? यही सारी बातें कहाँ आर्टिकल 55 में है। निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन की रीति, जब इसको आप देखते हैं ना तो इसमें कुछ बातें निकल के आती है। क्या सभी राज्यों में एकरूपता स्थापित किया संविधान सभा ने? क्या संघ एवं राज्यों में समतुलता स्थापित किया इस चुनाव के में? या क्या संविधान सभा ने इस बात को ध्यान रखा कि हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना रहे हैं, तो इसका बेस क्या होगा? क्या संविधान सभा ने इसकी महत्ता दिया कि हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को जिसको ला रहे हैं उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था किया? यहाँ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको हम बता दें जो आर्टिकल 55 में है उसके अलावा भी एक अधिनियम बनाया गया है। एक अधिनियम कौन सा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, जो कुछ चुनाव से कुछ संबंधित बातें संविधान में नहीं हैं। अनुच्छेद 55 में है ही नहीं, कुछ बातें अनुच्छेद जो है 55 में नहीं है, वो कहाँ है? अपनी बुक को आप देखिएगा, उसमें लिखा होगा क्या कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दी गई है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। पहले तो ये बात बता दिया कि राष्ट्रपति निर्वाचन की इस प्रक्रिया में ये समझिएगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना, वो अप्रत्यक्ष प्रणाली का परिणाम है। किसका परिणाम है? अप्रत्यक्ष प्रणाली। कैसा अप्रत्यक्ष है ये? इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट। की बात कहाँ की? 55 में। निर्वाचन के रीति में पहली बात क्या है कि यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली का परिणाम है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55 में ही दी गई है, और उसके संबंध में और भी जो बातें हैं चुनाव संबंधी, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है अधिनियम 1952 में बात कही गई है, उनके निर्वाचन से संबंधित है। अब ये भी बात कहा गया कि यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुने जाएंगे, है ना। अब यहाँ जो एक विवाद इस बात को किसको लेकर के है कि इनके मतदान में क्या समरूपता है, वोट में क्या समरूपता है, उसकी बात की जाए तो अगर आप देखते हैं तो एक बात निकल के आती है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में मूलतः दो ही सिद्धांत काम करते हैं। तीसरा सिद्धांत, अगर दो सिद्धांत आप समझ जाइए तो पूरी की पूरी बात समझ जाएंगे। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में दो सिद्धांत बड़े महत्व रखते हैं, है ना। दो सिद्धांत हैं। जो सबसे पहले क्या है कि समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत, यानी इन दोनों को एक साथ कर दो। नहीं समझे क्या? इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। जहां मैंने दो लिखा है यहाँ सीधी बात कर दीजिए, एक साथ दोनों कर दीजिए बस, यानी एक और दो। समझे आप? यानी क्या? समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत मतलब जो जितने राज्य हैं उन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों चाहे विधानसभा के हो,
मैं प्रतिनिधि बोलूँ तो ये समझिएगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एमपी और एमएलए की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा सदस्यों की बात कर रहा हूँ और विधानसभा सदस्यों की बात कर रहा हूँ। अपनी बुक में आप देखें वहाँ लिखा भी इस बात को है कि जो राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनके मत मूल्य में एक रूपता होनी चाहिए, है ना, भले ही वो अलग अलग राज्यों के हो, लेकिन उनके मत मूल्य में एक रूपता कैसे आएगी। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया कि एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या होगा, एक लोकसभा के सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा। ये मामला अगर ऐसा ना किया जाता तो मुझे लगता है एक होता है ना कि पक्षपात वाली बात हो जाती कि अरे भाई देखिए लोकसभा के सदस्यों का मत मूल्य अधिक है, राज्यसभा का अलग है और विधानसभाओं का अलग है। यूपी में बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ अधिक जो है विधायक हैं, अधिक क्या कहते हैं सांसद हैं, तो इसका मतलब 80 है ना यहाँ, और विधायक 403 आप जानते ही हैं, तो इतने हैं तो इनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, कोई छोटा सा छोटा राज्य होगा सबका क्या हो जाएगा, हाँ समान रहता है। मतलब एक वोट की जो कीमत किसकी है, सिक्किम की है, वही कीमत यूपी में भी है, ये आप जानिएगा। ऐसा मत सोचिए कि कोई अंतर आ जाएगा, ऐसा अंतर नहीं आएगा। तो हमने कहा कि भाई देखिए दो सिद्धांत, एक हम लोग इसको दो का एक साथ कर देते हैं, ये जो बातें हम करेंगे ये दोनों एक बात हो जाएंगी, दूसरा सिद्धांत इसका हो जाएगा 3 और 4, है ना। और पांचवी बात तो एक है ना अलग से, ये मान लीजिए कि परसिस्ट मिसलेनियस हम लोग जोड़ दिए कि हाँ गुप्त मतदान होता है, इसको जानना चाहिए। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन कैसे होगा, तो आप कहेंगे गुप्त मतदान का परिणाम है। आप ये नहीं कह सकते नहीं तो ऐसे ही है, खुला मतदान नहीं। यहाँ गुप्त मतलब कि आपने वोट दिया, किसी दिखा नहीं सकते। अगर आप दिखा दिए तो मतदान क्या माना जाएगा, अवैध हो जाएगा। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अलग व्यवस्था पूरी होती है, ऐसे नहीं है जैसा कि हम लोग सोचते हैं। जैसे गाँव में देखते हैं ना कि चुनाव ग्राम प्रधान का है, आपने मतदान किया, अब आप दिखा देते हैं, फिलहाल अब नहीं कुछ निशान लगे। पहले क्या होता था कि हमारे बैलेट पेपर चुनाव था, जो ग्राम पंचायत का होता था, तो महिलाओं से जो लोग जैसे गांव में चुनाव लड़ते थे तो कहते थे पुरुष लोग कि देखो भाई हम कैसे माने कि आप भाभी जी हमको वोट देंगी। भाभी जी ना कह के कहते बहू जी कहते थे अपनी भाषा में कि बहू जी कैसे हम माना कि तुमको वोटवा दियो कि ना दियो। तो कहीं भैया ठीक है व्यक्ति निशानियाँ हम छोड़ के चली आई वहीं, फिर आप जब काउंटिंग करवाई हैं तो देख लें कि हम वोटवा आपकी देहली कि ना देहली, ऐसे की भाषा होती थी। तो करते क्या थे वो लोग, जैसे कुछ तो लेके जा नहीं सकते हैं तो मतदान करते थे, तो जैसे मोहर लगा दिए उस पर, वोट दे दिए, फिर अपना जो बिंदी है गाँव क्या कहते हैं बोलते लगाते हैं मस्तक टिकुली, हाँ उसको निकाले हुई चिपका दिए। एक पहचान हो गई, बता देते कि भैया हम वोटवा आपका दिए, आप देख लें जब काउंटिंग हुए तो हम मन चिपका दिए अपने टिकुलिया यही कलर का रहा लो। तो ऐसे सब निशानी दे देते थे अपनी, तो वो एक तरीके से ओपन नहीं हो गया। लेकिन वहाँ कभी कोई दिखा भी देते थे, मान ली मतदान और खिड़की पे खड़े दिखा दिए कि हाँ देखिए मैंने आपको वोट दे दिया। तो सर पहले हम बात किसकी कर, मतलब तब उस समय था ऐसा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में खुला मतदान नहीं है, वो गुप्त है, आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यह चुनाव वैधता क्रम में है 1 2 3 4 है करके। मैं एक बात यहाँ आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 55 ऐसा ही है, अगर थोड़ा सा इधर उधर किया आपको तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे हमने कहा कि इसे 2 सिद्धांत माना जाता है, लेकिन हमने इसको 4 पार्ट में कर लिया है कि सभी राज्यों की एकरूपता किस बात पे आएगी, कब सभी राज्य एकरूपता में आएंगे। जैसे अगर देखा जाए तो जितने भी विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाएं, उनके जितने विधायक होते हैं, एक शब्द आप एमएलए सुनते रहते हैं। एमएलए मीन्स क्या होता है, मैं गलत लिख दिया भाई, MLA है ना। एमएलए का पावर, साउथ में मूवी देखिएगा समझ जाएंगे, है ना, बहुत अच्छी मूवी है। तो एमएलए यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होता है एमएलसी, कोई कंफ्यूजन मत आइएगा, ये एमएलसी राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता, आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। ये जानते विधान परिषद है आपकी, राज्य विधान परिषद, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये। और ये क्या है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो असेंबली के लोग संविधान राष्ट्रपति निर्वाचन में जाते हैं और विधान परिषद के लोग उसमें चुनाव में नहीं जाते हैं। अब एक बात उठता है कि विधायक जितने होते हैं, मैं बार बार बोलूँगा एमएलए बोलूँगा विधायक बोलूँगा, तो आप समझिएगा मैं राज्य की बात अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको हेडिंग क्या दे रखा है कि सभी राज्यों की एक रूपता की बात करूँगा आपसे। तो जब मान लीजिए कि जितने एमएलए हैं उनका मत मूल्य हम कैसे निकालें, कैसे मान लें कि सब समान है। यानी बिहार का जो एमएलए है उसका, और जो यूपी का है उसका, एमपी का है उसका, मतलब ये जो
स्टेट सारे हमारे हैं, क्या सभी विधायकों का मतमूल्य एक ही बराबर होता है या कम ज़्यादा होता है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई यूपी में ज़्यादा सीटें हैं तो यहाँ के विधायकों का मतमूल्य अधिक हो जाएगा। यही एक प्रश्न है और ये फंसाने के लिए है। एग्जाम में भी ऐसा फंसा आपसे लिया जाएगा, आपको आप समझ नहीं पाएंगे। तो कैसे जाना जाए, कैसे मतमूल्य निकाला जाएगा? तो कहा संविधान सभा, देखिए मैं कई बार कहा हूँ कि जिसने लिखा है या जिस संविधान सभा ने इस पर पूरा का पूरा अपना समय दिया, 2 साल 11 में 18 दिन का समय दिया है, उसमें जो लोग भी कलाकार रहे हैं वो अच्छे कलाकार थे। अच्छे कलाकार का मतलब कि उन्होंने 100% चीज़ों को दे रखा है समझने के लिए हमारे, हम समझे भी चीज़ों को, और किसी राज्य में कोई विवाद ना हो इसको ध्यान में रखा। तो कहा देखिए इसके लिए हम किसे आधार बनाएंगे? कहा कि जो सभी राज्यों की एक रूपता है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उसके लिए जितने भी राज्य हैं, यानी राज्यों का क्या होगा, मत समान। मत समान कैसे? आधार बताया क्या? जनसंख्या का। कहा भाई देखिए जनसंख्या सबसे बड़ी आधार है, इसी आधार पर हम बता देंगे कि कौन किस स्टेट की क्या है। कहा कि जनसंख्या को आधार बना लिया और क्या कहा भारत में विधानसभा सीटों का आवंटन कैसे होता है या कैसे किया जाता है? तो आप कहेंगे कैसे होता है, कोई बताए अगर जानता हो? विधान सभा सीटों का आवंटन कैसे होता है बेटा? आवंटन किस आधार पे है? 1971 जनगणना इस समय आधार है, ध्यान रखिएगा, सवाल है अभी भी इस समय का। 1971 की जनगणना जो हुई थी उसी जनसंख्या को आधार बना करके आज भी हमारे यहाँ विधानसभा सीटें घटाई बढ़ाई जाती हैं, इस बात ध्यान रखिएगा। तो कहा जनसंख्या आवंटन का आधार बनेगा, इसलिए प्रतिनिधित्व का भी सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या हो सकती है? जनसंख्या। संविधान सभा ने सोचा कि जब विधानसभा में सीटों का जो, राज्य की बात अभी कर रहा हूँ, इस संघ की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कहा कि जब विधानसभा में सीटों का आवंटन हम जनसंख्या के आधार पर करते हैं, उसका आधार जनसंख्या है, तो हम फिर जनसंख्या जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व की बात किया जाएगा कि हाँ राष्ट्रपति चुनाव में उसका भी आधार क्या होगा? जनसंख्या ही होगी। आधार मान लिया। कहा कि देखिए ऐसा है कि भारत में जनसंख्या को आधार बना करके हम जितने भी निर्वाचित कोई विधायक है कहीं का, अगर एक विधायक है तो उसका मत मूल्य हम निकाल लेंगे, जान लेंगे कि सभी जो जितने भी राज्य हैं और जिन भी राज्यों के विधायक हैं उनके मत मूल्य लगभग सेम आएंगे। अगर हम जनसंख्या को आधार ना बनाएंगे तो नहीं आएगा, यानी जनसंख्या को हम क्या बनाएंगे? आधार बनाएंगे, उस आधार पर हम मत मूल्य निकालेंगे तो कोई विवाद नहीं होगा। तो कहा ठीक है, तो इसीलिए क्या किया, राज्य ने निर्वाचित एक विधानसभा सदस्य के मत मूल्य निकालने के लिए एक फार्मूला दे दिया, यानी एक सूत्र दे दिया। अब सूत्र आप देखिए आपकी बुक में है, देखिए कि विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या है बेटा? फार्मूला देखिए वहाँ क्या कहता है? कहता है कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, और अपान क्या कर दिया? कहा कि विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य, विधान सभा में निर्वाचित कुल सदस्य, यही तो कहा। उसके बाद 1000, ये तो कहा 1/1000 करता है ना। हाँ, इसके पीछे का एक कारण है, जब इसमें मान लीजिए कोई एक मतदान जब परसेंटेज निकाला जाता है तो शेष बच जाता है, तो उसी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ 1/1000 कर दिया गया, नहीं ऐसा ना किया जाता। तो ये अगर ये कहा आपसे एक सवाल किया जाए कि विधानसभा या आप कह सकते हैं कि एमएलए का मत मूल्य, समझे आप कैसे निकालोगे? इसे निकालोगे, ये फार्मूला पूछा जा सकता है, वो तो आसान है। और ये भी बता दें आपको, ये कहा गया जनसंख्या का जो आधार है ना वो 1971 की जनगणना, ये भी जानिए 1971 में जनगणना जो हुई थी
उसी जनगणना जितनी जनसंख्या जिस राज्य में थी उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है। और सीटों का आवंटन किया गया, वही आधार उसी जनसंख्या क्या करेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या उस समय जो रही है वही हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा। अभी चाहे जितना हो गया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी जो सीटों का आवंटन है उसका आधार क्या है, वो 1971 की जनगणना है। जबकि 2011 के अगर जनगणना को मान लिया जाएगा तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं समझे क्या आप? सीटों की संख्या बढ़ेगी ना, जनसंख्या देश की बढ़ चुकी है। अब इसीलिए देखिए विधानसभाएं सभी राज्यों में बनी नहीं, यहाँ संसद भवन तो बन गया बड़ा, जिसमें 800 से प्लस जाके बैठ सकते हैं, सीटें लगी हुई तो वहाँ नहीं समस्या है। लेकिन अभी यहाँ तो था ये आप समझ गए मेरी बात आपको। अब मान लेते हैं कि एक चीज़ होता है ना कि मान लीजिए उत्तर आपको दशमलव के 3 अंकों तक आप देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। जो भी परसेंटेज यहाँ निकलता है वो पॉइंट के 3 अंक तक आप देख सकते हैं, दशमलव के 3 अंक तक जाएंगे, उसके बाद आप नहीं जोड़ ना देखेंगे, ना घटाएंगे बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस करना क्या होगा, मान ले 3 अंक हो रहा है तो दशमलव के बाद आप 500 या उससे अधिक हो जा रहा है तो एक जोड़ देंगे, यही एक जुड़ जाएगा आकर के, बस तो आपका आंसर आ जाएगा, समझे आप? अच्छा ये बात ये बता दीजिए, फार्मूला एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, टेंशन नहीं लेना है, समझना है खाली कि मतमूल कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं प्री एग्जाम में अब ये नहीं पूछा जा रहा है, इतना जानिएगा, अब पूछा नहीं जाता है। इस बात का मिटा दें इसको, समझ लिए हो या कुछ समझाना इसमें? एक बार लेक्चर दोबारा चला के देख लेना जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिक्किम में मैंने कहा कि संख्या सीटों की ज़्यादा होती है तो मत मूल्य वहाँ कम आएगी, जनसंख्या भी कम है ना, सही बातें है ना। तो वहाँ अगर आप निकालेंगे सबसे कम मत मूल्य किस राज्य का, सिक्किम का आएगा, हाँ। और दूसरा कम किसका आएगा, अरुणाचल का, बस ये जानिएगा। हाँ बस रहेगा, वो जितनी जनसंख्या उसकी आधार है। अब किसका देखना आपको, दूसरा पॉइंट आपका क्या दिया है, संघ राज्यों में समतुल्यता, संघ एवं राज्यों में समतुल्यता। थोड़ा सा वो ध्यान देके समझना पड़ता है क्योंकि ये टफ है मामला इसका। तो इसमें कहता है कि देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की भूमिका भी उतनी होनी चाहिए जितनी की केंद्र की है, यही मतलब इसका है। संघ एवं राज्य दोनों है, दोनों तुलना करना है आपको ना भाई, जो भूमिका केंद्र की है राष्ट्र चुनाव में वही भूमिका किसकी होनी चाहिए, राज्यों की भी होनी चाहिए। तो कहता है कि हमारी राज्य व्यवस्था जो है ना वो संघात्मक ढांचे का व्यवस्था बनाती है, क्योंकि हमारी शासन प्रणाली कैसी है, संघात्मक है, तो राज्य को भी हम उतना महत्व देंगे जितना संघ को देते हैं। तो कहा ऐसी हमारी व्यवस्था जो निश्चित किया गया क्या कि निर्वाचित विधायकों का जो मत मूल्य है उनका हम जोड़ देंगे, एक साथ कर देंगे, और उनका जोड़ करके क्या करेंगे, संसद के मत मूल्य के लगभग बराबर हो जाता है, जब आप जोड़ते तभी निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं। तो इसका भी एक फार्मूला लिखिएगा, लिख लीजिएगा, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, इसको निकालने के लिए सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, हाँ संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, है ना, संसद का मतलब क्या, दोनों की बात हो रही है ना, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, ये है मामला, समझे आप? तो कहेंगे कि सर कैसे, अब देखिए निर्वाचित सदस्य की बात किसमें दिया है, क्या वो दिखाओ जरा, स्थिति कहाँ है, ठीक जगह मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। तो जानते समझिए एक बात हमारी यहाँ, जैसे संसद के सभी निर्वाचित, अब यहाँ अगर आप देखिए ना तो लोकसभा जो हमारी है ना इसके बाद इसमें 550 सीट है वर्तमान में, पहले 552 थी, एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होते हैं तो 550 है। और जो हमारी राज्यसभा नहीं है, राज्यसभा में कितने हैं, 238 निर्वाचित हैं, 12 क्या होते हैं, नामिनेट होते हैं, तो 12 मतमूल में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब जब 550 में से अगर देखा जाए ना, 550 में से 530 किसके हैं,
530 सामान्य राज्यों से आते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा, 530 सांसद कहाँ से आ रहे हैं? सामान्य राज्य। और इसी कितने बचे? 20 बचे क्या? और जो 20 अब बच रहे हैं ना, ये 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं। यानी कहाँ से आ रहे हैं? यूटी से आ रहे हैं, यूनियन स्टेट्स, है ना, यूनियन टेरिटरीज बोलेंगे, स्टेट नहीं कहेंगे आप। यूनियन टेरिटरीज यानी क्या? संघीय क्षेत्र से आ रहे हैं 20। तो अब कितने हो गए? 550 हुए ना। तो यानी कि अब इसी में आपको देखना है कि आखिरकार समानता कहाँ स्थापित होगी। मतलब आपको देखना होगा कि राज्य का मत मूल्य, केंद्र का मत मूल्य, कहीं ऐसा ना हो कि हम केंद्र को अधिक महत्व दे दें, उनका मत मूल्य अधिक रहे और राज्यों का नहीं। एक बात और समझिएगा, अगर आपके मन में सवाल उठे कि सर ये बताइए वर्तमान में कुल कितने सांसद हैं लोकसभा में, तो जानते हैं आप लगभग जो है कितने? 543 हैं टोटल। 550 से 543 पे हमेशा निर्वाचन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निर्वाचन कितने पे होता है? 543, 543 पे होता है। अब 543 पे 530 की जो बात की जा रही, टोटल 543, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 13 किसके आते हैं? हाँ, 13 सदस्य ही आते हैं लगभग। कहाँ? संघ शासित से। टोटल नहीं है, यहाँ 20 दिया गया है ना, लेकिन इससे 13 ही आते हैं। चुनाव ही नहीं होता है 13, तभी तो 500 कितना हो जाएगा? तभी तो 43 होगा। हाँ, 13 ही आते हैं, 7 यूनियन टेरिटरी से नहीं, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इस बात को आप जान रहे हैं। तो अब एक बात और हुआ, यहाँ तक आप बातें समझ गए? 2 चीज बातें थी। इसका फार्मूला है, मन कहे तो लिख के रखे रहिए, मन कहे तो ना लिखिए, कोई समस्या नहीं है। अब एक तीसरी बात है, ना समझ में बताओ, कुछ बताना है? इसमें कुछ है ऐसा? कोई किसी बात समस्या है क्या? भाई देखिए, आप समझिएगा, सभी राज्य के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, इसको निकालने की जो भी पहले मैंने फार्मूला बताया आपको, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या निकालोगे? एक विधायक का मत मूल्य क्या है, समझे आप? और फिर सभी सदस्य, जो संसद के सभी सदस्य हैं, उनसे क्या कर दो? डिवाइड कर दोगे। बस किसका आ जाएगा? 2 राज्य और संघ का मत मूल्य आ जाएगा, निकल आएगा कि हाँ इनमें समरूपता है, कोई भेदभाव या कोई विवाद नहीं है। अब एक बात और कि हमने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यही आपको देखना है ना। जो आपकी इस ग्राफ में तीसरी बात निकल के आती है वो क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें मतलब क्या होता है कि अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो प्रतिनिधियों का चयन होता है, कुल पड़ा जो मत होता है, मतलब सीधी बात होती है कि प्रतिनिधियों का चयन कुल पड़े मतों के प्रतिशत के अनुपात में ही निकाला जाता है। जैसे आप एक फार्मूला यहाँ पर भी है कि कुल पड़े वैध मतों की संख्या हो, क्या हो? कुल पड़े वैध मतों की संख्या, हाँ, बटे कर देंगे क्या? भरे जाने वाले पद, यही लिखा क्या है बेटा? बताओ हमें, कि कुछ और है? +1 है ना, यहाँ प्लस होगा, +1 यहाँ भी रहेगा। देखिए है क्या? तो यानी सीधा एक क्या होगा जब निकल के आएगा ना, हाँ हाँ। अब इसमें जानते क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ जो निर्वाचन होगा वो कैसे हम माने कि आप चुनाव जीत गए। समझो एग्जाम्पल, मान लो कि ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे माना जाएगा चुनाव जीते? अब हाँ देखिए, A B C D बहुत लोग, आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव में
कम से कम 10 लोग चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, 10 लोग चुनाव लड़ते हैं और 10 कैंडिडेट में जो सबसे ज़्यादा पा जाता है वो चुनाव जीत जाता है, यही तो बात है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं है, समझिए। राष्ट्रपति निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, यानी जो वैध मत है उसके वैध मत कुल पड़े हैं, जितना पड़ा है, सपोज करो कितना 2500, मान लो वैध मत कितने पड़े हैं 2500 पड़े हैं, तो 2500 का आपको आधा चाहिए, यानी 1250, और प्लस यानी कहता है क्या कि आधे से एक अधिक चाहिए, यानी 1। अगर आप जो 1251 वोट पाएगा वही चुनाव जीतेगा, समझे आप बात की नहीं। और जबकि अभी लोकसभा विधानसभा आप देखते हैं, मान ली 10 लाख मतदान हुआ, नहीं 2 लाख वोट पड़ गए, अब कई कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 9 लोग मिलकर क्या किए, वोट बांट लिए, सब कोई पाएगा 1 लाख, कोई क्या 50,000, कोई पाया 70,000, कोई 80,000 से बांट लिए। और उसमें से एक ऐसा था जिसकी जीतने की संभावना नहीं थी, लेकिन वो पा गया कितना, 1,10,000 चुनाव जीत गया। और जब कुल मतदान कितना हुआ, 2 लाख का हुआ था या 3 लाख का हुआ था, उसने जीत लिया कितना, 1 लाख भी चुनाव जीत लिया। तो वहाँ ये नहीं है, वहाँ क्या है, वहाँ वैध मतों में जो उन प्रत्याशियों सबसे अधिक पा जाएगा वो जीतेगा, जो सामान्य चुनाव होते हैं। लेकिन जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रीय चुनाव है, यह हमारा उपराष्ट्रपति का चुनाव है, यहाँ पर क्या मामला है कि आपको आधे से एक अधिक वोट चाहिए, जो वैध मने का 2500 वोट पड़े थे टोटल, कल समझिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2500 वोट पड़े। अब यहाँ ए भी नहीं है, सी भी कैंडिडेट है, डी भी कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट थे। तो अगर देखा जाए 2500 वोट है तो कितना आएगा एक के हिस्से में, बताओ बेटा। मान लो ये कितना पाया, कितना भाई, 625। मान लो कोई पा गया 500 और कोई पा गया 300, 800 हो गया, नहीं गलत हो जाएगा। मान लो इनको मिला कितना 625, इनको कितना मिला 500, कितना हो गया ये 6 5 11, 11 25, और अब कितना बचा है 11 25 हुआ, कितना बचा है नहीं, 7 बचा मुझे नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, वही बचा, कितना बचा है 700। तो चलो 300 वोट इनको दे दो और 400 प्लस वोट इनको दे दो। अब आप क्या कहेंगे इसमें, अगर देखिए ध्यान समझिएगा, अगर 2500 वोट को ऐसे आप डिवाइड कर देते हैं, अरे किसी के ज़्यादा कम हो सकता है, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है, एक अनुमान हम लोग सेट कर दिए कि 2500 वोट पड़े थे, उसमें 625 इनको मिला, 500 बी को मिला, सी को 300 मिला, या 400 प्लस डी को मिल गया। तो आप क्या लगता है किसे जिता दे चुनाव हम, 625 को? समझिए मेरी बात, यही तो हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, भले इन चारों में किसी ने सबसे अधिक वोट पाया है, फिर भी वो चुनाव जीत नहीं सकता, फिर भी नहीं जीत सकता है, उसे तब पर भी कितना पाना है, उसे तब पर ही 1251 पाना है, तब जीतेगा। ये 625 पा करके चुनाव नहीं जीत पाएगा। इसका 4 पार्ट नहीं होगा, जो ये पार्ट हुआ तब भी अगर 4 लोग लड़ेंगे, आधे से एक अधिक, यही तो है मामला, इसका ही तो मामला है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यही कहा जाता है भाई, यही कहा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मतों का वह न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए ये न्यूनतम कोटा है कि आधे से एक अधिक, आप नहीं पाओगे तो नहीं होगा, ये मामला है। भले 4 लोग, उससे क्या मतलब। अच्छा आप मान लो ऐसा, भाई हमारी क्या गलती, 4 लोग लड़ गए, हम सबसे ज्यादा वोट पा गए, तो है तरीका, इसमें राउंड की काउंटिंग शुरू होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। अभी मैं इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे राउंड किया जाएगा। एक पद के लिए अगर देखा जाए तो 51% मत आपको मिलना चाहिए, यही ना हुआ, 51% आपके पक्ष में आना चाहिए, नहीं तो नहीं। समझ में आया कि थोड़ा सा दिमाग जो है खराब हो रहा होगा, है ना, अगर खराब रहा तो बताइए। हाँ नहीं, अब आपको थोड़ा सा, अब किसी क्या समस्या,
है? बताओ बेटा। हाँ, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है ना। न्यूनतम कोटे की बात की जाती है कि 50, अगर जो वैध मत हैं उसका 50% प्लस 1, यानी कि 51% अगर मत जो पाएगा वही चुनाव जीतेगा। यदि ऐसा हो जाता है कभी कि यहाँ कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिए हों और वहाँ पर किसी को भी क्या ना मिल रहा हो, आधे से अधिक वोट नहीं किसी को मिल रहा है, तो चुनाव नहीं जीतेगा। फर्स्ट राउंड में देखा जाएगा कितना वोट मिला है। अगर आधे से अधिक मिला हुआ है, यानी मान लेते हैं कि एक 2500 कुल टोटल क्या वैध मत हैं, उसमें से मान लीजिए आप कि 950 वोट ए को मिला और बी को मिला 700 वोट और सी को मिला 500 वोट और डी को मिला 350 वोट, ऐसे मिला। तो चूंकि 12 मैंने कहा कि वैध मतों का 50% कितना होगा प्लस 1, 1251 वोट होगा। 1251 किसी का नहीं, तब यहाँ क्या होगा, सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी। सेकंड राउंड काउंटिंग मीन्स क्या, जो सबसे कम पाया रहता है उसको हटा दिया जाता है, यानी उसे मतगणना से गायब कर दिया जाएगा। यानी डी जो 350 वोट पाया था इसे मतगणना से आउट कर दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, द्वितीय वरीयता क्रम का वोट जो है काउंट किया जाएगा। जब डी का द्वितीय वरीयता क्रम का वोट काउंट किया गया तो उसमें ए को मिल गया 50 वोट, ठीक है, और जो आपका बी था जहां 700 उसको 100 वोट मिल गए द्वितीय वरीयता में, और जो सी था इसे कितने मिल गए, 200 मिल गए। तो ये हो गया आपका, ये मिल गया 1000, हाँ 1000 पा गया, और जो आपका बी था इसके पास 800 वोट हो गए और जो आपका सी था 700 हो गए। फिर भी अभी भी कोई 1251 नहीं पाया, तो तृतीय वरीयता क्रम का जो है मतगणना शुरू होगा थर्ड राउंड का। वो थर्ड राउंड में क्या किया जाएगा, फिर सी को गायब कर दिया जाएगा, यानी इस निर्वाचन मतगणना से सी को हटा दिया जाएगा और सी का जो तृतीय वरीयता क्रम का मत है उसे जो है काउंट किया जाएगा। उस काउंट करने में क्या देखा गया कि ए को मिला 200 वोट और जो है बी को मिल गया कितना 500 वोट। तो इससे पहले 800 था ही, तो 8 5 13 हो गया, यानी 1300 वोट पा गया, ये 1251 से अधिक पा गया, ये निर्वाचन को जीत गया। यानी थर्ड राउंड में जा करके राष्ट्रपति बन गया कोई और। तो इसमें जब इसका चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियां जो जिसकी सत्ता होती है, यानी जिसका केंद्र सरकार होती है और राज्यों में जिसके विधानसभा सदस्य अधिक होते हैं, इस बात को प्रयास करता है कि अपने ही प्रत्याशी को वह कहीं तृतीय क्रम का वोट दिलवाता है, कहीं द्वितीय दिलवाता है, कहीं प्रथम दिलवाता है। अगर प्रत्याशी कई होते हैं तो ये मत सोचिएगा सत्ता पक्ष का ही प्रत्याशी राष्ट्रपति का चुनाव हार सकता है। इसीलिए इसमें संविधान सभा ने कुछ ऐसा फंसा के रखा कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ऐसी ही है, क्योंकि अब वरीयता क्रम में कैसे मतदान करते भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो जितने प्रत्याशी होते हैं उन्हें मतदाता तो एक ही होता है, एक ही मतदाता सभी प्रत्याशियों को मत देता है, बशर्ते नंबरिंग में देता है। जिसको पसंद कर रहा है, मान लो एक को पसंद किया उसने, ये उसे ए को जायज दे लाइक करता है, उसके सत्ता पक्ष का है, उसी पार्टी का है, तो उसने इसको नंबर 1 पर रख दिया। बी किसी और का ऐसे ही है किसी पार्टी का, तो मान लो उसको तीसरे नंबर पे कर दिया, और मान लो सी थोड़ा सा उसके लिए ठीक था तो उसको दूसरे नंबर पे कर दिया, ऐसे क्या किया, इसको चौथे पे कर दिया। तो ऐसे मतलब एक ही मतदाता सभी प्रत्याशियों को मतदान करेगा, यानी ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मैंने कहा था कि निर्वाचन की निर्वाचन की प्रक्रिया में 4 बातें हैं। पहली बात है कि सभी राज्यों की एक रूपता होगी, संघ एवं राज्य में समतुल्यता होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होगी, और दूसरी बात मैंने कहा कि यह पूरा का पूरा निर्वाचन गुप्त होगा, गुप्त मतदान होगा राष्ट्रपति का। जो भी मतदान करें गुप्त करेंगे, अगर आपने दिखा दिया तो अवैध मत माना जाएगा, ये समझिएगा। तो इसमें कुछ फार्मूले तो इस पर चर्चा की गई। अब आपको बताया गया कि ये कैसे कैसे इसमें इसकी काउंटिंग होती है। आपको अच्छा लगे, चीज़ें अगर समझ में आती है जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।